बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो पिछले टॉपिक से रिलेट है। टॉपिक हमारा स्टूडेंट मेन है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। तो उसके लिए स्टूडेंट हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। कल हमने स्टूडेंट जो पिछले लेक्चर में मास स्पेक्ट्रोमीटर का इंट्रोडक्शन करवाया था, उसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था। आज स्टूडेंट हम उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर स्टूडेंट, इसकी हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये पहला मास स्पेक्ट्रोमीटर है, फर्स्ट। ये ओल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर भी कहलाता है। इट वाज डिज़ाइंड बाय ऑस्टन इन 1919 में इस मास स्पेक्ट्रोमीटर को जो है ना ऑस्टन ने डिवाइस किया। इट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी ये उन सब्सटेंसेस के लिए ख़ास तौर पर अप्लाई होता था जो गैसियस स्टेट में पहले से मौजूद हैं, और ये जो है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप कर सकता है। किस बुनियाद पे? प्रिंसिपल क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस, यानी मास की बुनियाद पर, यानी डेंसिटीज़ की बुनियाद पर ये आइसोटोप्स को क्या कर सकता है स्टूडेंट? आइडेंटिफाई कर सकता है या एक दूसरे से सेपरेट कर सकता है। तो दूसरी स्टूडेंट टाइप है डैम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। इट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। यानी स्टूडेंट अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में मौजूद है तो उसके आइसोटोप को आइडेंटिफाई करना है तो किसकी ज़रूरत है? डैम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर की। अगर स्टूडेंट लिक्विड स्टेट में भी अगर कोई सब्सटेंस मौजूद है या गैसियस फेज में भी मौजूद है तो उसके लिए हम डैम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो है ना ये सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया गया। ये किस बुनियाद पे सेपरेशन करता है? इसका प्रिंसिपल क्या है? इट द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। ये मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट को क्या कर सकता है? सेपरेट कर सकता है। और तीसरी क्लास स्टूडेंट, इसे हम मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर कह सकते हैं, जदीद। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डैम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो स्टूडेंट मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये डैम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है, थोड़ी सी जो है ना अमेंडमेंट की गई है। तो नया मास स्पेक्ट्रोमीटर जिसे हम नाम दे सकते हैं मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। और ये जो मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें कुछ 2-3 पार्ट ऐसे हैं जो डैम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर में मौजूद नहीं थे। बाकी एक्चुअल में ये जो मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर है वही डैम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर ही कहला सकता है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डैम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर या मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके वर्क क्या है, उसी को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट ये उसकी जो है ना डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है। तो इसमें हमने सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है? सैंपल को इनलेट करवाना है। सैंपल वो हमारा सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में हो सकता है। तो जो ही सैंपल को इनलेट करवाएंगे तो यहाँ पर पहला चैम्बर है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन, यानी वेपोराइजेशन चैम्बर। अगर सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है तो हम उसे क्या करेंगे स्टूडेंट? वेपोराइज करेंगे। अब ये हमारे पास स्टूडेंट वेपर्स यहाँ पर सब्सटेंस के हासिल हुए, इन्हीं वेपर को हम स्टूडेंट एक स्लिट में से पास करेंगे और फिर अगले स्टेप के अंदर हमने उनकी क्या करनी है? आयोनाइजेशन करनी है। तो आयोनाइजेशन के लिए हमने क्या करना स्टूडेंट? उन्हीं वेपर्स के ऊपर, जो सैंपल सब्सटेंस के वेपर्स हैं उनके ऊपर जो है ना कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करेंगे और उसके नतीजे में आयोनाइजेशन होगी। तो स्टूडेंट क्या होगा? आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर आयंस बनेंगे, यानी आयोनाइजेशन टेक प्लेस कर जाएगी। आयोनाइजेशन के नतीजे में आयन बनेंगे और सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज नहीं होंगे। जो पार्टिकल आयोनाइज होंगे उन पर जमा का चार्ज होगा, जो नहीं होंगे वो न्यूट्रल होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन भी चूँकि मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन को या उन कैथोड रेज को रिमूव किया जाता है इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की मदद से। और स्टूडेंट यहाँ पर वैक्यूम पंप मौजूद है। वैक्यूम पंप का काम क्या है कि वो गैस के मॉलिक्यूल जो आयोनाइज नहीं हुए उनको क्या करना स्टूडेंट? यहाँ रिमूव करना टू डिक्रीज द प्रेशर। प्रेशर को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है? यहाँ से वो गैस के मॉलिक्यूल जो आयोनाइज नहीं हुए उनको क्या किया जा सकता है? वैक्यूम पंप की मदद से रिमूव आउट किया जा सकता है।
अच्छा स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं इनको हम स्टूडेंट पास करते हैं पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं। जब स्टूडेंट ये पॉजिटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होते हैं। वो पहले जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, जो ही ये फील्ड से गुजरते हैं तो ये जो है ना नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव ग्रिड की तरफ जो है ना ये मुड़ जाते हैं और उसकी तरफ मूव करने की वजह से, इसी वजह से हम इनको कहते हैं, इस चैम्बर को एक और नाम भी दे सकते हैं, एक्सेलरेशन चैम्बर। यानी यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से इन पॉजिटिवली चार्ज आयन को पास करेंगे। जब पॉजिटिवली चार्ज आयन इस फील्ड में से पास होकर आगे स्टूडेंट के है मास एनालाइजर, जिसे हम कह सकते हैं मैग्नेट, तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड मूव जो है ना अप्लाई की हुई है। मैग्नेटिक फील्ड में से ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं जब ये मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उनको अट्रैक्ट करेगी और इनको एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी, और सर्कुलर पाथ में मूव कराने के साथ ये जो आयन्स हैं ये एक दूसरे के साथ ग्रुप की सूरत में, यानी मास की बुनियाद पर ये सेपरेट, मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर सेपरेट हो जाएंगे, ग्रुप की सूरत में एक दूसरे के आगे पीछे मूव करेंगे और इनको जब फॉल किया जाता है तो ये जाकर गिरते हैं आयन कलेक्टर के ऊपर एक दूसरे के जो है ना अलग-अलग, एक दूसरे से अलग-अलग। जिनके मास ज़्यादा हैं वो एक जगह पे गिरेंगे, जिनके मासेस कम हैं वो दूसरी जगह पर जाकर फॉल करेंगे। तो स्टूडेंट ये तो थोड़ा सा तारुफ था इसकी डायग्राम के हवाले से। आगे स्टूडेंट डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करेगा, रिकॉर्ड करेगा इन्फॉर्मेशन को, और रिकॉर्ड की सूरत और इन्फॉर्मेशन हमें मास स्पेक्ट्रम की सूरत में ऑब्टेन हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर या मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर के जो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट है वो है वेपोराइजेशन चैम्बर। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दिस चैम्बर द सैंपल सब्सटेंस, अगर वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है, इज हीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। यानी वेपोराइजेशन चैम्बर के अंदर हमने क्या करना है, अगर हमारा सैंपल सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो हमने उसे वेपोराइज करना है। तो इसी वजह से हम उसे स्टूडेंट वेपोराइजेशन चैम्बर का नाम दे रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट इस चैम्बर के अंदर वेपर प्रेशर इज केप्ट वेरी लो, अबाउट 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁷ टार। यानी स्टूडेंट इस वेपोराइजेशन चैम्बर के अंदर गैस के मालिक्यूल को जो आयोनाइज नहीं हुए हम उनको रिमूव कर लेते हैं और प्रेशर को क्या करते हैं स्टूडेंट, रिड्यूस करते हैं, वेरी लो प्रेशर रखेंगे। उसकी रीज़न ये है बिकॉज मास स्पेक्ट्रोमीटर वुड वर्क प्रॉपरली एट लो प्रेशर। स्टूडेंट जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है एक्चुअल में ये लो प्रेशर पे प्रॉपरली क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। इसी वजह से स्टूडेंट यहाँ हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट है आयोनाइजेशन चैम्बर। अब हमारे पास पहले स्टेप के अंदर वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेंड हो चुके हैं और हमने स्टूडेंट यहाँ उनको आयोनाइजेशन चैम्बर में सेंड करना है। इन दिस चैम्बर वेपर्स ऑफ द सैंपल, वो सैंपल के जो वेपर्स हैं आर आयोनाइज्ड विद बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी स्टूडेंट मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, गैस है, गैस का यानी वेपर है और सैंपल का, जब उसके ऊपर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो जो आयन है वो जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव में जो है ना तब्दील हो जाएगा, या पॉजिटिव आयन में, यानी हम यूँ कहेंगे कि आयोनाइजेशन टेक प्लेस कर चुकी है, आयन्स यानी पॉजिटिव आयन बन चुके हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट हम पॉजिटिव आयन क्यों बनाना चाहते हैं, जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो इसी वजह से हम पॉजिटिव आयन यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और जो मॉलिक्यूल जो आयोनाइज नहीं हुए और वो जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज थी उनको वो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक साइड से रिमूव कर लेगा। यूँ समझो इसका काम ही क्या है, सिर्फ पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट करना, ना कि नेगेटिव आयन को, ना कि न्यूट्रल पार्टिकल को, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को। दस पॉजिटिव आयन्स आर प्रोड्यूस। आयोनाइजेशन वाले चैम्बर में स्टूडेंट क्या होगा, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इन पॉजिटिव आयन को स्टूडेंट हमने क्या करना है, एनालाइजर से पास करवाना है। एनालाइजर क्या है, इट सेपरेट द पॉजिटिव आयन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू इन 2 स्टेप्स। एनालाइजर एक्चुअल में स्टूडेंट हम कहते तो ये एक सेपरेशन चैम्बर है जो क्या कर सकता है, पॉजिटिव आयन को उनके मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर सेपरेट करेगा, लेकिन 2 स्टेप्स के अंदर। तो कौन से 2 स्टेप है, तो स्टूडेंट जो पहला स्टेप है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, इन दिस चैम्बर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ 500 to 2000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स।
यानी स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स जो है इनके बीच में से हम क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसकी वोल्टेज है 500 से 2000 वोल्ट। जब स्टूडेंट ये पॉजिटिव आयन इसी फील्ड में से गुजरते हैं, द पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टिव टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट आर ग्रिड, यानी ये नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव ग्रिड की तरफ पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो इनकी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो इसी वजह से इस चैम्बर को स्टूडेंट नाम दिया गया है एक्सेलरेशन चैम्बर का। तो यहाँ पर जो हमारे पास आयंस हैं हम नाम दे सकते हैं एक्सेलरेटेड आयंस। दीज एक्सेलरेटेड आयंस आर सेंट टू द डिफ्लेक्शन चैम्बर, यानी डिफ्लेक्शन चैम्बर में स्टूडेंट हम क्या अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ये वाला चैम्बर स्टूडेंट क्या है, हमारे पास जहां मैग्नेट लगा हुआ है यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हम इसे नाम दे रहे हैं डिफ्लेक्शन चैम्बर। इन दिस चैम्बर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ H इज अप्लाइड। इस चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ H वाली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ H है। तो होगा क्या स्टूडेंट, चूंकि जो फील्ड है वो पॉजिटिव आयन को या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो होगा क्या, व्हेन पॉजिटिव आयंस पास थ्रू दी मैग्नेटिक फील्ड, जब ये पॉजिटिव आयन इस फील्ड में से पास होते हैं तो होगा क्या, इट मेक्स द आयन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये फील्ड जो है ना आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इनको स्टूडेंट सर्कुलर पाथ में क्या कराएगी, मूव कराएगी, जिसका रेडियस r होगा। Positive ions with definite mass to charge value will move in the form of groups। वो पॉजिटिव आयन जिनकी डेफिनेट मास टू चार्ज वैल्यू है, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, जो हमारे पास नियान 20 है, एक नियान 21 है, नियान 22 है, नियान जो 20 है इसका मास और है, 21 का और है, 22 का और है। तो इसी तरह हम स्टूडेंट मास और चार्ज की बुनियाद पर जो है ना यहाँ पर जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आइसोटोप्स को सेपरेट करती है और ये ग्रुप की सूरत में एक दूसरे के आगे पीछे क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट, मूव कर रहे होते हैं। आफ्टर द अदर एंड फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर, तो इनको स्टूडेंट हम फॉल करते हैं इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमीटर को स्टूडेंट नाम दे सकते हैं, डिटेक्टर भी उसे कहा जा सकता है, इलेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं, इसे स्टूडेंट आयन कलेक्टर भी कहते हैं, इसे फील्ड मीटर भी कहते हैं। फील्ड को मेजर करेगा यानी करंट को मेजर करेगा, इलेक्ट्रोमीटर ये भी करंट को मेजर करेगा। आयन कलेक्टर चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट आयन की कलेक्शन होनी है, आयन सारे यहाँ पर जाकर फॉल करते हैं, इसे डिटेक्टर का नाम भी स्टूडेंट दिया जा सकता है। द आयन्स फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, यानी उस मैग्नेटिक फील्ड से जो आयन्स हैं वो जब आयन कलेक्टर के ऊपर फॉल करते हैं, हैव माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट, उनके पास स्टूडेंट जो कि वो चार्ज पार्टिकल थे, फील्ड में मौजूद थे, तो उनके पास अब माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट भी मौजूद है, यानी कम मिकदार है करंट की उनके पास मौजूद है। व्हेन दीज आयंस फॉल ऑन दी इलेक्ट्रो आयन कलेक्टर, यानी जब ये आयन कलेक्टर के ऊपर आयन फॉल करते हैं, इट डिवेलप्स करंट, ये करंट को डिवेलप करता है फ्रॉम दी स्ट्रेंथ ऑफ करंट, उसी करंट की स्ट्रेंथ से हम क्या मेजर कर सकते हैं, दस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज मेजर्ड, यानी स्ट्रेंथ ऑफ करंट से रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को डिटरमिन कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये जो रिलेटिव अबंडेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट स्ट्रेंथ, या जिसे आप कह सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो 20 वाला आइसोटोप है उसकी अबंडेंस ज़्यादा है क्योंकि वो तादाद में ज़्यादा है, तो उनके पास स्टूडेंट क्या है कि चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा तो स्टूडेंट के पास करंट की अमाउंट भी ज़्यादा है। तो इसी वजह से जब ये आयन के कलेक्टर के ऊपर फॉल करते हैं तो आयन कलेक्टर इनके करंट को एम्पलीफाई करता है। इसी करंट की स्ट्रेंथ से या इसी एम्पलीफिकेशन से पीक बनती है, पीक हाइट ऑफ पीक से हम क्या मालूम कर सकते हैं, जो है ना रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखी जाए तो वो क्या है, मास टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू H का स्क्वायर R का स्क्वायर ओवर 2E। तो स्टूडेंट ये जो H है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये R है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आयंस सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं उसके रेडियस को स्टूडेंट R से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो हमारे पास स्टूडेंट E लिखा हुआ है, ये E एक्चुअल में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्टूडेंट आप गौर करें, आप E को इस साइड पर लेकर आए तो जितना स्टूडेंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब सर्कुलर पाथ का स्टूडेंट रेडियस इंक्रीज होगा तो आयंस की जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेंगे
तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कम होगा तो आयन की जो डिफ्लेक्शन है, जो मुड़ना है, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर की अगर बात करें तो मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर के वही डैम्सन मास स्पेक्ट्रोमीटर ही एक्चुअल में मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ईच आयन फॉल ऑन द डिटेक्टर, हर आयन डिटेक्टर के ऊपर फॉल करता है। यहाँ पर आयन कलेक्टर की बात की है तो यहाँ डिटेक्टर की बात करेंगे। जब मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात करेंगे तो हम उसे डिटेक्टर कह सकते हैं। ईच आयन फॉल ऑन द डिटेक्टर, हर आयन डिटेक्टर के ऊपर फॉल करता है। आयोनिक करंट इज एम्पलीफाइड, उस आयन के करंट को एम्पलीफाई किया जाता है और पीक की सूरत में करंट की जो है ना स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। एंड फेड इनटू द रिकॉर्डर, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्डर को सेंड की जाती हैं। फिर क्या होगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। ये जो रिकॉर्डर है ये हमारे पास जो ग्राफ होगा मास स्पेक्ट्रम की सूरत में हमें ये इंफॉर्मेशन देगा, ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा। मास स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम के बारे में हमने स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ा है कि मास स्पेक्ट्रम एक्चुअल में एक ग्राफ है जो हम रिलेटिव अबंडेंस को वाई एक्सिस में और मास टू चार्ज रेशियो को एक्स एक्सिस में लेते हैं। तो स्टूडेंट से क्या पता चलेगा, ये मास स्पेक्ट्रम हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है। नंबर ऑफ पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स। इसी तरह स्टूडेंट हाइट ऑफ पीक से रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की जो है ना मालूमात मिलेंगी। इसी तरह पोजीशन ऑफ पीक से मास ऑफ आइसोटोप का पता चलेगा। तो स्टूडेंट इसी तरह जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है या मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इन्हीं मराहल से गुजर कर हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मास स्पेक्ट्रम की सूरत में हमें ऑब्टेन हो जाती हैं। और स्टूडेंट यहाँ हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कार्बन 12 के साथ, उसको कंपेयर करते हैं क्योंकि हम एग्जैक्ट मासेज ऑफ आइसोटोप को मेजर कर रहे हैं। तो कार्बन के जो 12 वाला आइसोटोप है उससे उस सैंपल के जो रिलेटिव अबंडेंस है या उसका ग्राफ है उससे कंपेयर करेंगे तो उससे हमें नंबर ऑफ आइसोटोप के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, मासेज ऑफ आइसोटोप के बारे में भी इंफॉर्मेशन अपडेट होंगी और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट आज का लेसन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और आगे इंशाल्लाह अभी हम लेक्चर जो डिस्कस करेंगे वो है कंबस्शन एनालिसिस।